हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल घोसी गेस्ट प्रोडक्शंस पे। तो आपको तो पता ही है, मैं समय समय पे वीडियोस लेके आता रहता हूँ तरह तरह की चीज़ों के ऊपर। ये एक एजुकेशनल चैनल है और मैं समय समय पर अपनी कमेंट्री करता रहता हूँ इकोनॉमिक, फॉरेन और देश के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या सिचुएशन चल रही हैं, उन चीज़ों के ऊपर मैं बात करता रहता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में मैं चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसे समझने की कोशिश करने वाला हूँ आप सभी के सामने, और आपको समझाने की भी कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो विश्व के 22% ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट रखने वाला ये जो देश चीन है, ये एक कम्युनिस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। आज की डेट में तीन बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जो दोस्तों जूझ रहा है। तो पहला क्राइसिस तो दोस्तों जो है वेल्थ इफेक्ट। ठीक है, दूसरा क्राइसिस जो है रियल स्टेट क्राइसिस है, और तीसरा क्राइसिस है यही बैंकिंग क्राइसिस। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सरल भाषा में बात करूंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि चाइना की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये वीडियो 2-3 पार्ट में भी आ सकती है साथियों। ठीक है, तो फिलहाल समझने की इसे कोशिश करते हैं। दोस्तों 1970 में हुआ ये कि चाइना जो है कम्युनिस्ट देश था, और कम्युनिस्ट देश होने के नाते उसकी एक क्लोज इकोनॉमी थी। लेकिन 1970 के बाद चाइना ने अपनी डिप्लोमेसी और इमरजेंसी और क्या कहते हैं स्ट्रेटजी को इम्प्रूव किया और वह अमेरिका के करीब आया। ठीक है, उसने अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को भी इम्प्रूव किया और साथ ही साथ उसने कैपिटलिज्म को अपनाया। जब चीन ने कैपिटलिज्म की ओर अपने कदम बढ़ाए, तब उस समय सबसे पहले चीन ने यह किया कि वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड मॉडल अपनाया उसने। और इस इन्वेस्टमेंट बेस्ड मॉडल में चीन ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, वो आर्थिक स्ट्रेटजी ये थी कि वो विश्व से पूरे विश्व से इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट मंगवाएगा और इस इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के उसका प्रयोग करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। और फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के बाद बाहर से जो पैसा आएगा उससे वह गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करके बाहर के देशों में बेचेगा, दूसरे देश में एक्सपोर्ट करेगा। और इस इन्वेस्टमेंट लीड स्ट्रेटजी की वजह से अगर आपके सामने मैं 2 पीस ऑफ डाटा सामने रखूं तो 1970 के दशक में चीन का एक FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो करीब $0 बिलियन था। लेकिन आज 2008 में के आते आते 110 बिलियन था। हालांकि कोरोना के बाद कम हो गया था। यह फैक्ट इस बात में प्रूफ करता है कि चीन फॉरेन लेवल के इन्वेस्टमेंट सीख करके पहले बात को अपनी इकोनॉमी करी। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसने पूरे प्रोसेस में जब चीन ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रयोग करके एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन अपनाया, तो उस समय चीन की बड़ी सक्सेस यह रही कि 800 मिलियन लोगों को उसने पॉवर्टी रेखा से दोस्तों बाहर निकाला। और फिर मूल रूप से मकसद यह है कि और एरियाज़ में चीन के लोग रहते हैं वहाँ ग्रेजुअली 1990 तक अर्बन एरिया में आने लगे थे। एक स्थिति चीन में आज की डेट में ऐसी है की गई है कि 63% चाइनीज़ लोग आज अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि चीन की इस स्ट्रेटजी की वजह से चीन एक अर्बनाइजेशन चीन का ही अर्बनाइजेशन हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मिनट देखिए कि जब और एरिया से आदमी अर्बन एरिया में आएगा तो अर्बन एरिया में रहने के लिए उसको जगह तो चाहिए, मकान तो चाहिए। चीन में स्लम बनाकर झुग्गी झोंपड़ी डालकर भारत की तरह वहाँ नहीं रहा जा सकता दोस्तों। गरीब आदमी जब गाँव से आकर शहर में नौकरी ढूंढने आता है तो वैसे वहाँ पर वो ये नहीं रह सकता झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर, क्योंकि चीन पहली बात तो लैंड सरकार ओन करती है, दूसरा प्राइवेट आदमी लैंड कभी नहीं ओन कर सकता। इसी केस में जब और एरिया से अर्बन एरिया में लोगों ने आना शुरू किया तो उस समय चीन को रियल स्टेट इकोनॉमी में एक बूम आ गया। सरकार के पास अर्बन एरिया में जितनी लैंड थी, यह सारी लैंड सरकार ने प्राइवेट डेवलपर को लीज़ पे देनी चालू करी। लीज़ पे देना मतलब एक तय समय के लिए और चीज़ों को दे देना, किसी को एक तय समय के लिए कुछ ईयर्स के लिए किसी को दे देना। और एक तो दोस्तों उसके बाद हुआ डेवलपर ने पैसे बैंक से लेकर चीन में रियल स्टेट सेक्टर में बड़ी बड़ी
बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए चालू किए। और अच्छा, अब आप यह सोचेंगे कि अगर और एरिया में आदमी अर्बन एरिया में आ रहा था तो वह छोटे घर में भी रह सकता था। और दूसरी बात, अगर वह अर्बन एरिया में रह रहा है तो वहाँ प्राइवेट डेवलपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे थे। तो दूसरी सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यह और आदमी वहाँ पर नॉन एरिया में आकर बिल्डिंग मकान खरीदने की क्या आवश्यकता थी। उसको किराए पर भाड़े पे भी तो लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, चीन की इकोनॉमी में, चीन के सोसाइटी में यह सोच है कि अपना मकान होना एक बड़ी बात है। जैसे कि भारत और दूसरे अन्य देशों में भी अपना मकान होना एक अच्छा माना जाता है और आर्थिक तौर पर सशक्त होना माना जाता है। साथ ही साथ समाज में अपना मकान होना एक अहम बात है। सीधी सी बात है, अगर आप किसी घर में कहीं पे रह रहे हैं, मकान और घर आपका नहीं है, तो सीधी सी बात है, आर्थिक तौर पर निर्भर है किसी और के ऊपर, ठीक है। तो अपना घर होना एक महत्वपूर्ण दोस्तों बात है। बिना घर के आप रहेंगे भी कहाँ, किराए के दिन आप कब तक वहाँ पे काट पाएंगे। दूसरी बात यह है कि चीन के लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ी, तो प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है कि आपको लीज पे मिलेगी। आप खरीद तो सकते हैं क्योंकि सरकार ने प्राइवेट डेवलपर को लीज पे दी है। प्राइवेट डेवलपर ने आपको न्यूज़पेपर देगा। तो प्राइवेट डेवलपर ने जब प्रॉपर्टी बनानी चालू करी तो उन्होंने बहुत मेगा लेवल पर कंस्ट्रक्शन किया। एवरग्रेड नाम की चाइनीज़ कंपनी है जो सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर है। दोस्तों, वहाँ पर बात ऐसी है कि जो ज़मीन है वो उस पर मिलती है, क्या कहते हैं, लीज पे। और साथ ही साथ जो ज़मीन है वो लीज पर तो मिलती है, लेकिन चूँकि सरकार हर चीज़ ओन करती है, आप कुछ भी ओन नहीं कर सकते। आपको जब भी ज़मीन मिलेगी वो एक लीज पर ही मिलेगी। और प्राइवेट डेवलपर लीज पे लेते हैं ज़मीन सरकार से और फिर उसी को लोगों को लीज पे ही दे देते हैं। तो लोगों को अपना घर तो खरीदना है, सीधी सी बात है, घर खरीदना आदमी के लिए ज़रूरी है। तो वो लीज पर भी मकान ले रहा है, लेकिन ले रहा है। तो इससे ही चीन की इकनॉमी का और चीन की सरकार दोनों का फ़ायदा हुआ, क्योंकि ज़मीन परमानेंटली उसके पास गई ही नहीं और उसके बावजूद भी वो पैसे दे रहा घर खरीदने के लिए, लेकिन घर तो उसने कभी खरीदना ही नहीं, क्योंकि वो तो चीन की सरकार का है। तो अगली वीडियो में मैं इसी मुद्दे को आगे भी जाहिर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही चाहती हूँ।